बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 चैप्टर्स मुकम्मल होने के बाद सर अब हम आ गए हैं अपने 9th चैप्टर पे। सर अभी तक हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए। सर हमें भी पता चल गया कि ये तमाम प्रिंसिपल्स किसको अप्लाई करने चाहिए। हमें पता चला कि मैनेजमेंट सर ये सब कर रही होती है, लेकिन ये मैनेजमेंट जो कुछ भी कर रही होती है ये कहाँ पर और किसके लिए कर रही होती है। उसके बाद हमने चैप्टर 7 में हमने पढ़ा कि ये सब जनाब ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रही होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने ये इस चैप्टर में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि एक साउंड और गुड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, और इसी तरह से हमने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन और फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो सर ये चीज़ें हमने चैप्टर 7 में पढ़ी। उसके बाद उसके कंप्लीट करने के बाद चैप्टर 8 में आया और हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की डिपार्टमेंटेशन होती है। सर कैसे मैं उसको डिपार्टमेंट्स में तोड़ता हूँ, क्या मैं हर ऑर्गेनाइजेशन को इन 6 तरीकों से तोड़ सकता हूँ, या मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी जॉब की नेचर क्या है, मेरे प्रोडक्ट की नेचर क्या है, और मेरे बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्या नेचर है। सर ये तमाम चीज़ें देखने के बाद अब मैं पहुँच गया हूँ मोटिवेशन पे, जो कि थोड़ा सा ऊपर वाली तमाम चीज़ों से डिफरेंट है। ये ऊपर का सेक्शन हमें बताता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उसको डिटेल में अलग अलग पढ़ा, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, और हमने डिपार्टमेंटेशन भी पढ़ा। अब एक बिल्कुल हटके टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है मोटिवेशन। सर क्या होती है मोटिवेशन? क्या मोटिवेशन एक एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, या एक इंटर रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है, या सर ये है क्या चीज़? आखिर क्या मैं मोटिवेशन को अगर निकाल दूँ तो मेरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अधूरी रहेगी, ख़त्म हो जाएगी, या फ्रूटफुल नहीं रहेगी? सर इसका जवाब मिलता है हमें मोटिवेशन के चैप्टर पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन की बात करें तो एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जो ह्यूमंस को जो इंसानों को मजबूर करता है अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल ड्राइविंग फोर्स होता है। सही है सर। मोटिवेशन इंट्रिंसिक भी हो सकती है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो बेटा आपके अंदर से आए, कम्स विद इन यू। सही है। और जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें तो वो आपके जो बाहर की सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, जो भी बाहर के सराउंडिंग में आपके पास लोग हैं, आपका माहौल, आपकी चीज़ें, so everything that comes from outside is your extrinsic motivation. सर इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप आजकल यूट्यूब में हर अगली वीडियो में बताया जा रहा होता है कि आपका जो बिलीव है, आपकी जो सेल्फ एफिकेसी है, आपका जो यकीन है अपने ऊपर, वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेटिंग फैक्टर है। जबकि ऐसी चीज जो कि बाहर से आपको दिखे, या आपकी आपकी कोई ऐसा एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो कि आपको एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट कर सके, वो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर होता है। ठीक है ना। बड़ी सिंपल सी एक बात अगर एग्जांपल दूं आपको, तो आप एक जगह जॉब करने गए हो, ठीक है ना, और आपको प्रमोशन मिल गई है। सो दैट इज एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। सही है ना। आप एक ऐसा रिवॉर्ड, एक ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर है जो कि एक्सट्रिंसिक है। जबकि अगर अच्छा प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी भी बढ़ी है तो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाएगा। जबकि अगर आपको कोई शील्ड मिली है कि द मोस्ट पंक्चुअल एम्प्लॉय या द मोस्ट डेडिकेटेड एम्प्लॉय की कोई शील्ड मिली है, तो उससे आपको सेंस ऑफ रिकग्निशन मिला, तो ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ाएगा। ठीक है। अच्छा जनाब, मोटिवेशन के अंदर जो थ्योरीज है ना, वो 3 से 4 तरीकों की। एक तो नीड बेस्ड थ्योरी है, फिर है प्रोसेस बेस्ड थ्योरी, सही है, और फिर ह्यूमन रिलेशन बेस्ड थ्योरी है, और फिर टास्क रिलेटेड थ्योरी है। सही है। 4 फैक्टर्स हैं, 4 डिफरेंट कैटेगराइज कर दिया गया है डिफरेंटली। ठीक है ना, मोटिवेशन की थ्योरीज को। तो सबसे पहले बात की जाए नीड बेस्ड थ्योरीज में, तो सबसे पहली थ्योरी आती है मैस्लो की। ठीक है। मैस्लो अब क्या बताते हैं मोटिवेशन के बारे में? मैस्लो कहता है कि हर इंसान की नीड्स की हिरारकी होती है। सही ना। जो जो इंसान की चाहत होती है ना दुनिया में, जो आए इंसान, हर इंसान की, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्टर कि वो अमीर है, गरीब है, कोई भी है, उसने ये एजम्पशन नहीं ली। उसने बोला हर किस्म के इंसान, चाहे टेढ़ा हो, चाहे टूटा हो, चाहे जिंदा सलामत हो, हर किस्म के इंसान की नीड्स का एक ग्राफ बना दिया उसने, जिसको हम बोलते हैं हिरारकी ऑफ नीड्स। ठीक है ना, बाय अब्राहम मैस्लो। ठीक है। अच्छा जी। सर एक साइकोलॉजिस्ट था और 20th सेंचुरी में इसने हिरारकी बनाई नीड्स की, जिसमें बोलता है कि 5 नीड्स ऐसी हैं जो कि हिरारकी में मौजूद है। किसी भी इंसान की नीड्स इस हिरारकी में हो सकती हैं। उसने बोला कि इस हिरारकी पे जाने से पहले भी इन 5 नीड्स की
हायरार्की में जाने से पहले क्या जरूरी है? जरूरी है कि उसने बोला कि एजम्पशन ले रहा हूँ कि इंसान के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो अपना एक्सप्रेशन फ्रीली कहीं पर एक्सप्रेस कर सकता है, और फ्रीडम टू गेट नॉलेज, और उसको इल्म हासिल करने का इक़्तिदार है, वो उसको फ्रीडम है कि वो इल्म भी हासिल कर सकता है। ये दो एजम्पशंस उसने पहले दे दी। उसके बाद फिर वो आया 5 नीड्स पे, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब किताब खोल के बैठे हुए हो, सही है। और अगर आपके पास किताब नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट वो पहली बात तो देखो यार, ये सिंपल सी के बहुत सारे ऑथर हैं, बीकॉम में बता दिए गए सिलेबस में, ये भी ले लो, ये भी ले लो। सबके पास एक ही चीज़ है, अगर नहीं भी मिल रहा तो नेट से खोल के देखो यार, आपको इजीली तमाम थ्योरीज मिल जाएंगी। इसलिए मैंने इसको उतना डिटेल में नहीं लिखा। ऑल दो मैंने अपने नोट्स में इन तमाम को डिटेल में लिखा है, बहुत कंक्लूसिवली करके लिखा है। डिटेल का मतलब बहुत बड़ा नहीं है, मैंने बहुत कंक्लूसिव करके बुलेट पॉइंट्स में इसको कंक्लूड कर दिया बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। तो वो आप नोट्स ले लो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सर 5 नीड्स ऑफ हायरार्की क्या है, हायरार्की ऑफ नीड क्या है, सही है। और सबसे पहले मैं देख रहा हूँ फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। हर इंसान की सबसे पहले स्टेज की नीड ये होती है, वो कहता है कि अब जो नीड्स मैं बताऊंगा ना वो टाइम टेन्योर में 1 2 3 4 5 के सीक्वेंस में होंगी, यानी कि सबसे पहले ये वाली आएगी, फिर वो, फिर वो, फिर वो, सही। एक साथ कोई नहीं हो सकती और आगे पीछे भी कोई नहीं हो सकती। तो बोल रहा है कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड होती है, यानी कि फिजियोलॉजिकल सर क्या नीड है? रोटी कपड़ा और मकान। सर उसके बाद उसकी अगली नीड होती है सेफ्टी की। सेफ्टी में वो ये देखता है कि क्या मेरी जॉब सिक्योरिटी है, क्या मैं सेफ हूँ इस इदारे में, इस माहौल में। सर तीसरा है सोशल, क्या मैं सोशली साउंड हूँ, क्या मैं सोशली इंटरेक्टिव हूँ, ये उसकी सोशल नीड बताती है। उसके बाद उसकी जो चौथी नीड है हायरार्की में वो है एस्टीम, सेल्फ एस्टीम। सर इज्जत, इज्जत जिसको मैं अना बोलूँ तो गलत ना होगा, ईगो, इज्जत, ईगो, ठीक है। सेल्फ एस्टीम भाई, मेरी सेल्फ एस्टीम है, मैं एक सीएफओ बन चुका हूँ, मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन चुका हूँ, ठीक है ना, फाइनेंस ऑफिसर हूँ मैं, सीएफओ हूँ। तो मेरी भाई अब नाक पे मैं मक्खी भी नहीं बैठने देता, और मुझे अब सेल्फ एस्टीम चाहिए, मेरी सेल्फ एस्टीम होना जरूरी है। अब मैं ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं पुराने यारों के साथ जमीन पे बैठ कर खाना खाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं खाऊंगा तो सिर्फ 5 स्टार होटल पे खाऊंगा, और केला खाऊंगा वो भी कांट और छुरी से खाऊंगा, ठीक है। हाँ मैंने अक्सर देखा है बेटा, लोगों को इस तरह खा रहे होते हैं, केले से भी खा रहे होते हैं कांटे, ठीक है। अच्छा उसके बाद वो कहता है कि यार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक डिफरेंटली आगे हमारा अलग से भी बताऊंगा मैं, उसका अलग से टॉपिक भी दिया हुआ है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? खैर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से बताता हूँ कि इट इज अ टाइप ऑफ नीड, इट्स अ नीड इन हायरार्की जो कि कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। यानी कि देखो इस पर सिंपल सी फिलोसफिकल मैं आपसे बात करूँ कि इंसान अगर ऊपर जाना चाहता है तो उसके लिए उसको नीचे खड़ा होना जरूरी है, ठीक है। ये बात समझ में आती है? बड़ी सिंपल सी बात है ना, अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ तभी तो मैं सेकंड फ्लोर पे जाने का सोचूंगा, या चलो मैं अगर ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ तो मैं बोलूंगा यार मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, उसके लिए जरूरी है ऊपर जाना है, मैं बोलूंगा उसके लिए जरूरी है कि मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फिलोसफिकल देखो, तो मैं जब ऊपर चला जाऊंगा तो फिर मैं वापस वहीं आ जाऊंगा जहां मैं खड़ा हुआ था, तो फिर मुझे दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा, और ये थ्योरी, ये साइकिल चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। कि जहां मैं खड़ा हुआ हूँ वो तो ग्राउंड फ्लोर है ना, मुझे तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया तो फर्स्ट फ्लोर बिकम्स ग्राउंड फ्लोर एंड द सेकंड फ्लोर बिकम्स फर्स्ट फ्लोर, एंड द चेन गोज ऑन, जाती रहेगी, एक इन्फिनिटी है भाई, अनलिमिटेड एक रास्ता है, कभी भी नहीं रुकेगा, ठीक है। देखो एक्सीलेंस में और सक्सेस में फर्क होता है, सही है। बहुत ज्यादा टॉपिक चेंज हो जाएगा, फिर आपको आगे टॉपिक्स में बताऊंगा जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस फिलहाल ये चीज़ें जहन में रखो। तो ये इसने 5 हायरार्किकल नीड्स बताई। उसके बाद वो बोलता है द मोस्ट बेसिक मैस्लो नीड्स आर, सबसे जो बेसिक है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, उसके बाद आपकी सेफ्टी नीड है, फिर सोशल, फिर सेल्फ स्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हायरार्की एक सिस्टमैटिक वे है एक चीज का, किस चीज का? थिंकिंग अबाउट द डिफरेंट नीड्स employees may have at any given point and explains different reactions they may have to similar treatment, ठीक है भैया। An employee who is trying to satisfy her esteem needs may feel gratified when her supervisor praises her. However, another employee who is trying to satisfy social needs may resent being praised by upper management in front of peers if the praise sets him apart from the rest of the group। भाई सिंपल सी बात है ना कि अगर आपका बॉस
के तमाम एम्प्लॉयज़ के सामने आपकी तारीफ करेगा। तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए यही एक सेल्फ स्टीम हो सकता है, आपके लिए सेल्फ स्टीम ये भी हो कि भाई ये तो मेरे कोलीग के सामने किया ना, अब अगर अपर मैनेजमेंट के सामने मेरी तारीफ करेंगे ना, फिर वो मेरी असली तारीफ कराएगी। मतलब आप किसी हाल में खुशी नहीं हो रहे, तो आपको ये भी बता रहा है कि सेल्फ स्टीम भी एक ऐसा सब्जेक्टिव एक नीड है जो सबकी डिफरेंट होती है। मेरे हिसाब से मेरी सेल्फ स्टीम डिफरेंट तरीके से सेटिस्फाई होगी और सामने वाले के हिसाब से हो सकता है कि वो चीज़ डिफरेंट तरीके से अच्छा जी, उसके बाद आ गए हम ERG, क्लेटन एडलफर्ड की ये भाई थ्योरी है। और ERG जो है वो हमारे क्लेटन भाई कहते हैं कि भाई मैस्लो की हिरार्की में जो 5 नीड्स थी ना, वो बेसिकली 5 नहीं थी, वो 3 है, उसने और मजीद उसको मॉडिफाई कर दिया। ERG, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। इसमें सिंपल सी बात बोलता है कि भाई वो जो 5 है ना, वो उसको उसने 3 में करके बता दिया। और वो कहता है कि एग्जिस्टेंस नीड्स कॉरेस्पॉन्डेंस टू मैस्लोस फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, रिलेटेडनेस कॉरेस्पॉन्ड्स टू सोशल नीड्स एंड ग्रोथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सही है। एग्जिस्टेंस में वो बोलता है कि भाई हमें एग्जिस्ट करने के लिए जो है वो कौन सी नीड चाहिए होगी, जो मैस्लो की है वो एग्जिस्टेंस के अंदर कौन से, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, यानी कि मेरा एग्जिस्टेंस यानी कि मेरे जिंदा रहने के लिए मुझे फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स की जरूरत होगी। रिलेटेडनेस, मैं किसी से रिलेट करूं, मैं सोशली इंटरेक्ट करूं, किसी से सोशली रिलेट करूं, उसके लिए मेरी मैस्लो की कौन सी नीड थी, सोशल नीड। ठीक है ना, सोशल नीड, ग्रोथ नीड। और सर मेरी ग्रोथ बढ़ती रहे, ग्रोथ होती रहे, वो किससे रिलेट कर रही थी, मैस्लो की सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। ठीक है, बस उसने इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया, ना उसने कुछ आर्ग्यू किया, ना ही उसने कोई मजीद बताया। सही है ना। वो कहता है कि ERG डज नॉट रैंक नीड्स इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। वो कह रहा है कि बस दूसरा ये है कि ये किसी रैंकिंग में नहीं है, ये एक साइकिल है। ठीक है ना, एक्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, ये एक साइकिल है, किसी हिरार्की में नहीं है कि पहले एक्जिस्टेंस आएगा, पहले ग्रोथ आएगा, फिर रिलेटेडनेस आएगा, किसी भी हिरार्की में नहीं है। वो कहता है कि और वो ये बोल रहा है कि मोर देन वन नीड में ऑपरेट एट एनी गिवन टाइम, क्योंकि जो कि मैस्लो की लिमिटेशंस भी थी। सही ना, आई डोंट नो कि आपके कोर्स में लिमिटेशंस क्यों नहीं डाली, बट मैस्लो की लिमिटेशंस डालनी चाहिए थी, जिसमें सबसे पहले ही वो लिखा होता है कि भैया 2 से 3 चीज़ें लिखी होती हैं कि भैया ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक ही पॉइंट पे खड़ा हो सकता है, किसी की नीड्स किसी और के लिए कुछ और हो, किसी और के लिए कुछ और हो, सबके लिए एक जैसी नीड्स ज़रूरी नहीं हो सकती। कोई बंदा पैदा हुआ है जद्दी पुश्ती, सही है ना, और उसके बाप का बहुत बहुत ज्यादा जो है वो पैसा था, बाप के पास जमीन है, सब कुछ है, तो क्या उसकी फिजियोलॉजिकल नीड होगी, उसकी तो होगी नहीं। ठीक है, मैं पैदा एक ऐसे घर में हूँ जहाँ पर पैसों की भरमार है, तो क्या मेरी फिजियोलॉजिकल नीड होगी, नहीं। मेरे आसपास गार्ड घूमते हैं, क्या मेरी सेफ्टी की नीड होगी, नहीं। सही है ना। तो इस बारे में वो ERG हमें बताती है। सर 2 फैक्टर थ्योरी आ गई, जिसके अंदर अच्छा ये सारी कौन सी हैं, ये नीड बेस्ड है, याद रखना, नीड बेस्ड। सही है, नीड बेस्ड थ्योरीज और प्रोसेस बेस्ड थ्योरी का फर्क क्या है भी, जब हम प्रोसेस बेस्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल हम किस पे जा रहे हैं, नीड बेस्ड, यानी कि एक इंसान की जरूरियात के मुताबिक मोटिवेशन। सही है, अब मेरी जरूरियात जो है ना, मेरी मोटिवेशन मेरी जरूरियात पे डिपेंड करती है। अभी तक हम सिर्फ इस पे खड़े हैं, नीड बेस्ड थ्योरी में। सही है। अच्छा सर, उसके बाद अब 2 फैक्टर थ्योरी दी हमारे हर्जबर्ग भैया ने, और फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने बोला कि भाई 2 किस्म के फैक्टर्स होते हैं, जो एक फैक्टर होता है सेटिस्फाइंग, एक होता है डिससेटिस्फाइंग। सही है, एक इंसान के लिए एक फैक्टर सेटिस्फाइंग भी हो सकता है, यानी हाइजीन भी हो सकता है, और मोटिवेटिंग फैक्टर भी हो सकता है, यानी कि वही वही चीज़ उसको मोटिवेट भी कर सकती है। ठीक है ना। तो वो कहता है कि क्वेश्चन ऑफ मोटिवेशन इन डिफरेंट वे, उसने एक सवाल करना शुरू किए बाय आस्किंग इंडिविजुअल्स what satisfies them on the job and what dissatisfy them on the job। तो उसको कंक्लूजन में 2 किस्म के फैक्टर्स मिले। वो कहता है कि एक फैक्टर का नाम है हाइजीन, एक फैक्टर का नाम है मोटिवेटर्स। तो भैया हाइजीन फैक्टर्स कौन से, जो कि डिससेटिस्फैक्शन। अच्छा, डिससेटिस्फैक्शन कौन से फैक्टर्स है भाई, कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन एंड रिलेशनशिप्स, वर्किंग कंडीशंस, सैलरी, सिक्योरिटी। सर ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि समराइज करती हैं किस चीज़ को, एक हाइजीन फैक्टर्स को, एक ऐसे फैक्टर्स जो कि एम्प्लॉय को जॉब में डिससेटिस्फाई करते हैं। सर वन क्रिटिसिज्म रिलेट्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्टर्स एज हाइजीन और मोटिवेटर। फॉर एग्जांपल, पे इज viewed as a hygiene factor, however पे is not necessarily a contextual factor and may have symbolic value by। अच्छा इस पे लिमिटेशंस पे आ गए, सॉरी। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे ये दोनों फैक्टर्स किस किस्म के फैक्टर हैं और कौन सा फैक्टर क्या करता है। ठीक है ना। Herzberg came to the conclusion that aspects of the work environment that satisfy employees are very different from aspects that dissatisfy them।
labeled factors causing dissatisfaction of workers as hygiene factor। वही वाली बात, वही hygiene factors dissatisfaction क्रिएट करते हैं और मोटिवेटर जो है वो satisfaction क्रिएट। अच्छा जी, hygiene factor include company policy, ये भी बात हो चुकी है। Your office is too hot in the summer and too cold in the winter. You are being harassed and mistreated। ठीक है, ये तमाम ये पॉलिसी है। सुपरविजन में आप यू आर बीइंग हैरेस्ड, सही है, तो ये सुपरविजन का प्रॉब्लम आ गया, हाइजीन फैक्टर आ गया। वर्किंग कंडीशन, भाई गर्मी में बहुत गर्म रहता है, सर्दी में बहुत ठंड रहता है, तो वर्किंग कंडीशन ये इस तरीके से डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करे। सैलरी, भाई सैलरी बहुत कम है। सिक्योरिटी, भाई मैं एक ऐसी जगह काम करता हूँ जहाँ पर बहुत खतरा है। कंपनी पॉलिसी, ऑब्वियसली कंपनी पॉलिसी तो आपको पता है कि दुनिया में हर बंदा परेशानी है, सही, क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज बैलेंस नहीं होती, अलाइंड नहीं होती, ठीक है ना, वो सिर्फ एक जगह का सोच रही होती है, क्योंकि जबकि कंपनी पॉलिसीज को एथिकली दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों के फायदे के लिए होनी चाहिए, सबसे अच्छी पॉलिसी वही होती है। तो दो फैक्टर्स थ्योरी पढ़ ली हमने, जिसमें हाइजीन फैक्टर्स ये हैं, जबकि इंडिविजुअल ने बोला कि हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर्स ये हैं कि अचीवमेंट, कि हम कोई चीज़ अचीव करते हैं तो वो हमें मोटिवेट करती है, कोई रिकग्निशन मिलती है हमें, कोई प्रमोशन मिलती है तो वो हमें मोटिवेट करती है, इंटरेस्टिंग कोई काम होता है तो वो मोटिवेट करता है हमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ा दी जाती है तो भी वो भी मोटिवेटिंग होता है हमारे लिए, और एडवांसमेंट एंड ग्रोथ इन इंडिविजुअल्स करियर भी मोटिवेशन क्रिएट कर रहा था। ये तमाम फैक्टर्स थे जो कि एम्प्लॉइज को, जो कि इंडिविजुअल्स के लिए मोटिवेशन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, एंड हेंस दे आर कॉल्ड, दे आर बीइंग कॉल्ड मोटिवेटिंग फैक्टर्स, द मोटिवेटर्स, सही है। उसके बाद सर कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशंस क्या है भाई, कि वन क्रिटिसिज्म रिलेट्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्टर एज हाइजीन और मोटिवेटर, सही ना, वो कह रहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि आपकी पे जो है वो हमेशा हाइजीन फैक्टर है, कुछ जगहों पे ये मोटिवेटर भी कहलाती है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है यार। जब एक बंदे की नई जॉब लगती है ना, तो वो जीरो से जा रहा होता है, वो ये नहीं देखता कि मैं मेरा कितने का इंक्रीमेंट लगा या मैं पहली जॉब कितने की कर रहा, तो जो फर्स्ट जॉब होती है वो उसको जीरो से कंपेयर करना होता है, उसको जीरो से कंपेयर कर रहा होता है, तो उस टाइम पे उसका जो पे होता है वो हमेशा मोटिवेटर होता है, वो हाइजीन नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है ना। इसी तरह सिमिलरली क्वालिटी ऑफ सुपरविजन और रिलेशनशिप एम्प्लॉइज form with their supervisors may determine whether they are assigned interesting work, whether they are recognized for the potential। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से हाइजीन फैक्टर्स में वो कह रहा है कि जो सुपरविजन एंड रिलेशनशिप है, हो सकता है वो सुपरविजन और रिलेशनशिप अगर इंटरेस्टिंग वर्क में होगा, कोई इंटरेस्टिंग काम होगा, उसके अंदर सुपरविजन और रिलेशनशिप क्या हाइजीन फैक्टर कहलाएगी? कभी भी नहीं कहलाएगी सर, उस टाइम पे वो एक मोटिवेटर का काम करेगी, सही है। बट डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन, टू फैक्टर थ्योरी कैन बी वैल्यूएबल एड टू मैनेजर्स because it points out that improving the environment in which the job is performed goes only so far in motivating employees, ठीक है ना। उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि भाई मोटिवेटर जो है काफी हद तक मोटिवेशंस क्रिएट करते हैं मोटिवेटिंग एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई डोगलास मैक्लेलैंड। सर डोगलास मैक्लेलैंड की तीन नीड की कैटेगरीज थी। उसने बोला कि भाई इंसान तीन किस्म के होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई कौन कौन से होते हैं, वो कह रहा है कि और पढ़ लेते हैं पहले। Need based approaches to motivation. McLaren acquired need is the one that has received the greatest amount of बेकार बात है सारी। These needs are need for achievement, need for affiliation and need for power। वो कह रहा है दो ही के तीन किस्म के लोग होते हैं। एक बंदा वो होता है जिसको सिर्फ अचीवमेंट की जरूरत होती है, तो उसको उसने बोल दिया कि नीड फॉर अचीवमेंट। फिर वो बोल रहा है दूसरा बंदा होता है जो उसको सिर्फ एफिलिएशन चाहिए, यानी कि उसको लोगों से बातचीत बढ़ानी है, वो उसको सोशल रहना है हर वक्त, तो वो हो गया नीड फॉर एफिलिएशन। और तीसरा बंदा है नीड फॉर पावर, जिसको सिर्फ पावर चाहिए, अचीवमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको बस पावर चाहिए, उसको अथॉरिटी चाहिए, उसको उसकी एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, इसलिए उसको हमेशा पावर चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि ये तमाम इंडिविजुअल्स के अंदर सिर्फ यही तीन किस्म की नीड्स होती हैं, इसके अलावा चौथी कोई नीड नहीं होती, ये बोला मैक्लेलैंड भाई ने। अच्छा जी, अब उसने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना शुरू कर दी कि वो लोग जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट होती है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग नीड टू बी सक्सेसफुल, the worker who drives great satisfaction from meeting deadlines, coming up with brilliant ideas, planning his or her next career move, may be high in need for achievement। सही, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं और डेडलाइंस के लिए मीट करने के लिए बहुत ब्रिलियंट आइडियाज लेकर आते हैं, करियर को आगे मूव करना चाहते हैं और अचीवमेंट बरकरार रखते हैं अपनी, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई इंडिविजुअल्स जिनकी नेचर में क्या हो, नीड फॉर एफिलिएशन, तो क्या करते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं सोशल रहें, उसमें फिर वो ये देखते हैं कि किसी का जो है भैया किसी को बुरा ना लगे, किसी का दिल ना टूटे, सही ना, हार्मोनियस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं वो, सही है। वो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि वो एफिलिएशन के चक्कर में और मेरा स्टाफ परेशान ना हो इस चक्कर में वो कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सर इसी तरह तीसरी चीज आ गई जिसका नाम है नीड फॉर पावर। सर नीड फॉर पावर वाले सिर्फ इन्फ्लुएंशियल होना चाहते हैं,
उनकी जिंदगी का मकसद ये होता है कि हम इन्फ्लुएंशियल रहें। नीड फॉर पावर मे बी डिस्ट्रक्टिव ऑफ वंस रिलेशनशिप if it takes the form of seeking and using power for one's own good and prestige। भाई अगर वो अपने गुड और प्रेस्टीज पे आ गए, उसने अपनी अलग का मसला बना लिया, तो वो ये नहीं देखेगा कि आगे मेरे कौन है, कंपनी है, नहीं बोलेगा भाड़ में गई यार, मुझे पावर चाहिए तो चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उसने बोला कि ये 3 किस्म के लोग हैं जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन है, नीड फॉर पावर है। उसके बाद वो उसको जो है कर रहा है, यार एक मिनट देना जरा। जी जनाब, तो मैक्लेलैंड ने ये बताया कि मेरे पास 3 किस्म के लोग थे जिनका नीड फॉर अचीवमेंट था, नीड फॉर एफिलिएशन था, और तीसरे का नीड फॉर पावर था। वो कहता है कि मैक्लेलैंड्स थ्योरी of acquired needs has important application for motivating employees, while someone who has need for achievement may respond to goals. Those with high need for affiliation may be motivated to gain the approval of their peers and supervisors, whereas those who have higher need for power may value gaining influence over the supervisors or acquiring a position that has a decision making authority। वो कह रहा है कि भाई इन तीनों को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या करो, इन तीनों को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या करो भैया, इन तीनों को मोटिवेट करने के लिए करो कि जो नीड फॉर अचीवमेंट वाला है उसको आप गोल्स दो ताकि वो उसको अचीव करके खुश हो सके। उसके बाद जो नीड फॉर एफिलिएशन वाला है उसको आप पीयर्स में, सुपरवाइजर्स में से उसका इंटरेक्शन ज़्यादा करो ताकि उसकी इंटरेक्शन जब ज़्यादा हो, घुले मिले, उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। ठीक है ना, उसको एफिलिएशन की नीड होती है। और जो पावर वाला है भाई, उसको आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दो, उसको आप एक पोजीशन दो जिसको एक्वायर करके खुश और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उसके पास आ जाए, तो वो भी अपनी ख्वाहिश पूरी करके खुश हो, भंगड़े डाले। ठीक है ना। अच्छा, एंड व्हेन इट कम्स टू सक्सीडिंग इन मैनेजरियल पोजीशंस, फिर कौन होगा? वो कह रहा है कि द इंडिविजुअल हु आर अवेयर ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ देयर नीड ओरिएंटेशन कैन टेक स्टेप्स टू ओवरकम दीज ड्रॉबैक्स। वो कह रहा है कि भाई वो बंदा जिसको ये लगता हो कि भाई, वो बंदा जो ये बात समझ जाए कि मेरी जो नीड ओरिएंटेशन है इससे अगर नुकसान हुआ तो मैं अपनी नीड को चेंज कर लूंगा, बस वही बंदा हमेशा कामयाब होगा। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि मुझे नीड फॉर अचीवमेंट है तो बस मुझे जिंदगी में नीड फॉर अचीवमेंट है। भाई मेरे अंदर नीड फॉर, जरूरी नहीं कि मेरे अंदर सिर्फ नीड फॉर अचीवमेंट ही हो, मेरे अंदर नीड फॉर अचीवमेंट भी हो सकती है, नीड फॉर एफिलिएशन भी हो सकती है, और साथ में नीड फॉर स्पीड भी हो सकती है। ऐसे ही नहीं बेटा, नीड फॉर पावर। ठीक है, ये 3 चीजें आ गई। और उसकी थ्योरी में भी बात यही है कि जरूरी नहीं है कि ये 3 अलग अलग बंदे हो, ये 3 एक बंदे भी हो सकते हैं, एक बंदे में तीनों की तीनों क्वालिटीज भी हो सकती हैं। ठीक है बेटा, ये थी हमारी मैक्लेलैंड की नीड बेस्ड थ्योरीज जो कि हमने पढ़ ली। सर अब ये तो थी नीड बेस्ड थ्योरी, आपने एक चीज कॉमन देखी होगी इसमें कि इसमें सिर्फ एक ही बात हो रही है नीड की, कि भाई मेरी नीड अगर सेटिस्फाई हो गई ये वाली तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, भाई मेरी ये वाली नीड सेटिस्फाई हो गई तो मेरी वो वाली हो गई तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। सही है। तो बेसिक जो मेन कॉमन चीज, जो बहुत कॉमन चीज थी, वो क्या थी? वो नीड थी। सर अब हम आ गए प्रोसेस बेस्ड थ्योरी में, जिसमें मैं देखूंगा कि आखिर मैं कौन से वो प्रोसेसेस हैं जिसके बाद मोटिवेट हो जाऊंगा। सही है, तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में और सुनने में। तो आए देखते भाई, सबसे पहली हमारी है इक्विटी थ्योरी। आओ देख लो भाई इक्विटी थ्योरी क्या है। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय सेंस ऑफ फेयरनेस इन देयर इंटरेक्शन। यानी कि सेंस ऑफ फेयरनेस इन देयर इंटरेक्शन का मतलब कि मैं कितना बायस हूँ और कितना अनबायस हूँ। सही है। अब बायस अनबायस का क्या मतलब है सर? अगर मैं वो हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो कहते हैं ना, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। तो यानी कि एक फेयर कॉइन है, एक बाइज्ड कॉइन नहीं है, अनबाइज्ड कॉइन है। फेयर को प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा आपने, प्रोबेबिलिटी में तो उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा लिखा होता है प्रोबेबिलिटी में कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। तो अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड का मतलब कि वो एक अनबाइज्ड कॉइन है, एक बाइस्ड कॉइन है। तो सर अनबाइज्ड कॉइन है, फेयर कॉइन है और बाइस्ड कॉइन नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है अनबाइज्ड कॉइन है का मतलब ये है, या फेयर कॉइन है का मतलब ये है कि एक जगह हेड है एक जगह टेल है। जो पूरी दुनिया में हो रहा है कॉइन के साथ, इसी तरह इसमें भी एक जगह हेड एक जगह टेल है। अच्छा, तो सर बाइस्ड कॉइन कौन सा होगा? जहाँ पे दोनों जगह हेड हो, यानी आगे भी हेड हो पीछे भी हेड हो, या दोनों जगह टेल हो। अब मैं सिक्का उछालूंगा जिसके दोनों जगह हेड है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या प्रोबेबिलिटी के टेल और क्या प्रोबेबिलिटी के हेड आएगा? ऑब्वियसली बेटा 100% प्रोबेबिलिटी के हेड आएगा, सिवाय रजनीकांत की फिल्म के, वो बीच में खड़ा हो गया तो फिर वो एक अलग बात है, वरना एक तरफ भी हेड है दूसरी तरफ भी हेड है तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड ही आएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी का मकसद ही खत्म हो जाएगा। सही है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही चांस होता है ना, सर्टेनिटी नहीं, यकीन ही नहीं है, प्रोबेबल है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा फेयर कॉइन टॉस हुआ जाता है इस। सही है ना, तो मैं आपको बेसिकली फेयरनेस का मतलब समझा रहा हूँ।
इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय द सेंस ऑफ फेयरनेस इन देयर इंटरेक्शन। वो कहते हैं भाई मेरे साथ जो हो ना यार, वही वाली बात नहीं, मैं कोई मुनाफिक ना हो यार, मेरे साथ जो यार जो सामने वही रहना, चेहरे पे सामने कुछ और पीछे कुछ, ये वाला ना। अच्छा, मोर ओवर हर सेंस ऑफ फेयरनेस इज अ आवर सेंस ऑफ फेयरनेस इज अ रिजल्ट ऑफ द सोशल कंपैरिजंस वी मेक। सही है। अब हमारा सबसे सवाल आ गया कि सेंस ऑफ फेयरनेस आता कहाँ से? सेंस ऑफ फेयरनेस आता है हमारा सोशल इंटरेक्शन से, सोशल कंपैरिजन से। ठीक है। फेयरनेस सिंपल सी बात है ना। सेंस ऑफ फेयरनेस कैसे है? मैं बोलूंगा यार अगर मैं जिंदगी में किसी से मिला ही नहीं और मैं आपसे मिलने के बाद क्या उम्मीद करूंगा कि आप, मुझे पता ही नहीं होगा कि सच्चा कौन होता है, झूठा कौन होता है, या सामने मुंह पे झूठा, सामने पीछे जो भी बात होती है, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा ना जब तक कि मैं पहले सोशली इंटरेक्ट ना कर चुका हूँ। तो वो कह रहा है कि भाई सेंस ऑफ फेयरनेस जो है वो हमें आती है सोशल कंपेरिजन से, सोशल इंटरेक्शन से, जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं। Specifically, we compare our inputs and outputs with someone else's inputs and outputs. We perceive fairness if we believe that the input to output ratio we are bringing into the situation is similar to the input output ratio of the comparison person or a referent. ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई जिस खलूस से मैं बात कर रहा हूँ जनाब, आप भी उस खलूस से बात कीजिए। मैं जितना सच्चा हूँ, मैं 80% सच्चा हूँ, तो आप भी 80% ही सच्चे रहे, 20% भले आप भी डंडी मार लो। सही। परसेप्शन ऑफ इनइक्विटी क्रिएट टेंशन विद अस एंड ड्राइव अस टू एक्शन दैट विल रिड्यूस परसीव्ड इनइक्विटी। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, अगर आप समझ जाओ इस बात को। ये इसमें लिटरली बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स भी है इसके अंदर, फिलोसफी भी है इसके अंदर, इकोनॉमिक्स, सब कुछ है इसमें। सही है। फिजिक्स भी है। अब देखो आगे फॉर्मूला भी आएगा। सही है। अब रेफरेंट पर्सन कौन है? रेफरेंट पर्सन वो है जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ आपको। मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जितना इनपुट टू आउटपुट रेशियो मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ उतना आप भी रहो। होता है ना ऐसा कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि मैं उसकी हाँ में मिसाल दे रहा हूँ, मैं उसकी जितनी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, मैं जितना उसकी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी मेरी उतनी हाँ में हाँ मिलाए, या मेरे साथ वो भी उतनी खलूस से बात करे जितना मैं करता हूँ। तो ये क्या होता है? एक्सपेक्टेशन होती है। ये एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है, एक ऐसी परसेप्शन है जो कि मुझे इनइक्विटी को कंपेयर, इनइक्विटी को कैलकुलेट करने में मदद करती है। सही ना? कि मैं फिर देखता हूँ कि यार अगर मैं, मेरा इनपुट टू आउटपुट रेशियो 80% है, तो जो रेफरेंट पर्सन है, रेफरेंट पर्सन कौन? जो सामने वाला पर्सन है जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, उसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो क्या है, और उसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो अगर कम है तो मैं बोलता हूँ कि यार इनइक्विटी, या फिर ज्यादा भी है तो मैं बोलता हूँ इक्वल नहीं है, इन अनइक्वल है, ये इनइक्विटी क्रिएट हो चुकी है। और इनइक्विटी जहाँ आती है वहाँ पे टेंशन हो जाती है, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होती है कि भैया ये क्या हो रहा है। ठीक है ना? सो दिस प्रोसेस इज इलस्ट्रेटेड इन द इक्विटी फॉर्मूला। इक्विटी फॉर्मूला क्या है? बहुत मुश्किल फॉर्मूला, नहीं समझ पाएंगे आप, रॉकेट साइंस है। फॉर्मूला ऐसे बना दिया उन्होंने ना। फॉर्मूला वही जो ऊपर बात करते हुए आ रहे हैं कि एक बंदे का, जिसकी बात करें जो सब्जेक्ट है, एक बंदे का जो आउटपुट टू इनकम, इनपुट टू आउटपुट जो रेशो है, बेसिकली वो हम कंपेयर करेंगे रेफरेंट पर्सन से, उसका कितना इनपुट और आउटपुट रेशो है। ठीक है ना? बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। आप अगर देखो अपने किसी भी जगह पे तो आपको हर जगह ये अप्लाई होती नजर आएगी। सर जैसा कि इक्विटी थ्योरी की बात मैं कर रहा हूँ अभी, जैसा कि बेटा अगर आप किसी भी आ, आपके दोस्तों का सर्कल होता है या आपके किसी भी सोशल सर्कल की बात कर लें, हर जगह ये थ्योरी अप्लाई होती है। बट अभी हम खास तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक एंटिटी के कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें। ठीक है। उसके बाद वो कहता है इनपुट्स आर द कंट्रीब्यूशंस द पर्सन। देखो बेटा, इस पर इसलिए टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आते, बैठे रहते हैं कि सर ये क्या हुआ, इसलिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूँ। सही है ना? इनपुट्स आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस तब पर, अच्छा यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का क्या मतलब है ये भी देखो। इनपुट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस द पर्सन फील he is making to the environment, और outputs are the reward the person feels he is receiving from the situation। भाई अब मैं कंपनी में हूँ, मैं कंपनी में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सामने से आउटपुट मुझे क्या मिलता है? नो रिवॉर्ड, नो प्रमोशन, नो इंक्रीमेंट। तो क्या होगा मैं फिर? मेरा वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा, इनइक्विटी क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद फिर टेंशन क्रिएट हो जाएगी। सही है। जहां पर मेरा इनपुट आउटपुट मैच नहीं करेगा वहां पर टेंशन क्रिएट हो जाएगी। और इनपुट आउटपुट क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया। द रेफरेंट पर्सन कौन होगा? हो सकता है कि किसी भी, अगर हम बंदे से बात कर रहे हैं तो वो बंदे की बात हो जाएगी, अगर मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं कंपनी में इनपुट दे रहा हूँ, कंपनी मुझे आउटपुट नहीं, तो वो फिर रेफरेंट पर्सन कौन कहलाएगा? कंपनी कहलाएगी। ठीक है। सो वी शुड एम्फेसाइज that equity perceptions develop as a result of subjective process. Different people may look at exactly the same situation and perceive different levels of equity। भाई इसमें भी बोल रहा है कि इसमें भी एक सब्जेक्टिव एक एलिमेंट है, एक जजमेंटल का एरिया है। हो सकता है कि आप कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, बट मोर और लेस जो है वो परसेप्शन पे बेस करता है। अब जो अनफेयरनेस है, अनफेयरनेस यानी कि इनइक्विटी का जो एलिमेंट है, उस इनइक्विटी पे किस किस किस्म के
रिएक्शंस आ सकते हैं, सही ना। तो रिएक्शंस टू अनफेयरनेस क्या क्या हो सकता है? अनफेयरनेस मतलब इनइक्विटी, और इनइक्विटी कब जनरेट होगी? जब मेरा इनपुट और आउटपुट का रेशो रेफरेंट पर्सन के इनपुट आउटपुट के रेशो से अलग होगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है ना। अब सर क्या रिएक्शन होगा इनइक्विटी का? सबसे पहला है डिस्टॉर्ट परसेप्शन। मेरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा उस बंदे के बारे में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं किसी बंदे की बात करूँ तो सबसे पहली चीज क्या होती है? मेरा परसेप्शन चेंज हो जाता है। यार मैं तो इतनी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, उसकी ये मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, मेरे मिजाज का बंदा नहीं है। फौरन से आपने क्या किया? परसीव कर लिया उसको, परसेप्शन क्रिएट हो गया आपकी उसके बारे में। इंक्रीज रेफरेंस इनपुट, encourage the referent to work harder। अब क्या होता है? अब जब रेफरेंस सामने से देखेगा, सही है, देखो फिर से वही वाली बात की सब्जेक्टिव है ये थ्योरी सारी सब्जेक्टिव होती है वैसे तो, लेकिन ये मजीद सब्जेक्टिव है क्योंकि ये प्रोसेस बेस्ड थ्योरी है। सही है, उठ के बोले नहीं सर मेरे केस में तो बेटा रेफरेंट, सर मेरे जो है ना वो केस में रेफरेंट जो था उसने तो बाकी अपना इनपुट नहीं बढ़ाया, उसने तो और ज्यादा मुझे जलील कर दिया। या कोई कंपनी थी सर, उसने तो प्रमोशन नहीं किया, उसने तो नहीं रिवॉर्ड दिया, उसने तो रिएक्ट नहीं किया। तो एक सब्जेक्टिव बात है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। दूसरा इसका पॉइंट ये है, दूसरा रिएक्शन बोलता है कि इंक्रीज इन्फेरेंस इनपुट। जब आपका रिएक्शन देखकर इन्फेरेंट को रेफरेंट को समझ में आएगा कि भाई ये अपना जो है वो इनिक्विटी क्रिएट जज कर बैठा है और उसको ऐसा लग रहा है कि इनिक्विटी क्रिएट हो गई, तो वो क्या करेगा? वो अपना इनपुट बढ़ा देगा, रेफरेंट इनपुट बढ़ा देगा, अब चाहे वो एक बंदा हो या कोई कंपनी हो। ठीक है, उसके बाद वो कहता है रिड्यूस ओन इनपुट। अब बंदा जो है ना उसका भी इनपुट कम हो जाता है, वो भी अपना इनपुट कम देना शुरू हो जाता है। इंक्रीज ओन आउटपुट। अब तीसरी चीज क्या होगी कि वो जो बंदा है जो हमारा सब्जेक्ट है, जिस बंदे ने शुरू की बात, वो अपना आउटपुट बढ़ा देगा जबकि इनपुट कम हो जाएगा। सही ना, देखो उसका आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ना। जब रेफरेंट अपना इनपुट बढ़ा रहा है तो मेरा आउटपुट तो है ही रेफरेंट का इनपुट, तो मेरा आउटपुट बढ़ जाएगा, यानी रेफरेंट का इनपुट बढ़ा है। सही है। उसके बाद क्या होगा? कंपेयरिंग वनसेल्फ टू समवन हु इज वर्स्ट ऑफ। अब रेफरेंट जो है वो अपने आप को कंपेयर करना शुरू हो जाएगा जो वर्स्ट लोग हैं जिंदगी में, दुनिया में उसके, उससे। ठीक है, लीव द सिचुएशन, सीक लीगल एक्शन। उस सिचुएशन को छोड़ दो और अब लीगल एक्शन की तरफ चले जाओ। अब यानी कि आपको समझ में आ गई कि रेफरेंट जो है ना, यानी कि अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी भैया मेरे नहीं आ रही समझ में, यार कंपनी जो है बहुत ज्यादा अनफेयर कर रही है मेरे साथ। मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने अपना इनपुट भी बढ़ा दिया, अपना आउटपुट कम भी कर दिया, आउटपुट कम ज्यादा सब हो गया, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप लीव द सिचुएशन, यानी कि जॉब क्विट कर दो और सीक लीगल एक्शन। यानी कि आपकी जितनी भी लेबर यूनियंस हैं, जितनी भी लेबर यूनियंस मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पर भी मौजूद हैं, अगर आप उसके पार्ट हो तो आप उनसे रुजू करो, आप उनसे लीगल एक्शन सीख करो, सीख लीगल एक्शन। ठीक है, यहाँ मेरी इक्विटी थ्योरी हुई इख्तिताम पजीर भाई। ठीक है, पजीर भाई हो, पजीर भाई। उसके बाद आ गया सर मैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सही, जिसको बैलेंस थ्योरी भी बोलते हैं। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, सर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है और किन भाई साहब ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में सिर्फ तीन चीजें बड़ी कॉमन सी। वो क्या है कि इंसान अपने आप से तीन सवाल पूछता है, अगर उसका जवाब उसको पॉजिटिव मिले जब भी वो मेहनत करता है। किस चीज का जवाब? वो अपने आप से पूछता है कि अगर मैं एफर्ट लगाऊं तो क्या परफॉर्मेंस होगी, और अगर परफॉर्मेंस हो गई तो क्या रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, क्या मेरी एफर्ट मुझे परफॉर्मेंस देंगी, क्या मेरी परफॉर्मेंस मुझे रिवॉर्ड देगी, क्या वो रिवॉर्ड डिजायरेबल होंगे या नहीं होंगे। वो रिवॉर्ड दे दी, अलादीन का टिकट दे दिया 20 रुपए का, ठीक है, बोला जाओ झूले लेके आ जाओ, तो मतलब रिवॉर्ड तो है, मैंने एफर्ट भी लगाई, परफॉर्मेंस भी होगी। अब रिवॉर्ड मुझे पता है कि अलादीन का टिकट मिल रहा है, तो क्या मैं एफर्ट लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा, सिंपल सी बात। तो कह रहा है कि ये तीन सवाल है जो इंसान अपने आप से पूछता है। और द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर द पर्सन बिलीव दैट हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स विल लीड टू डिजायर्ड आउटकम। For example, do you believe that the effort you put forth in a class is related to learning worthwhile material and receiving a good grade? If you do, you are more likely to put forth effort। भाई आपको लगता है अगर आपकी एफर्ट करने से आप ग्रेड अच्छे हासिल कर लोगे तो आप एफर्ट लगाओगे। लेकिन आपको पता है कि एक ऐसा बंदा है जो बहुत ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करे बैठा है, जो कहता है भाई यार मैं अगर 10 घंटा ही पढ़ूं मैंने होना तो फेल ही है। मतलब ऐसे बंदे का जिसको ये लग रहा है कि होना तो फेल ही है, तीसरे पे आ गए रिवॉर्ड पे, तो जब उसको लग रहा है तो होना ही फेल है तो फिर वो क्या करेगा भाई? वो तो रिवॉर्ड, वो तो अपनी एफर्ट ही नहीं लगाएगा। दूसरा सवाल अपने आपसे पूछता है कि इज द डिग्री टू विच द पर्सन बिलीव दैट परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू सेकेंडरी आउटकम सच एज रिवॉर्ड, द परसेप्शन इज लेबल्ड एज इंस्ट्रूमेंटली। अच्छा, जो एफर्ट वो लगा रहा है उसको एक्सपेक्टेंसी कह रहा है थ्योरी में, जो परफॉर्मेंस वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसको इंस्ट्रूमेंटेलिटी कह रहा है, और जो वो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है उसको वो वैलेंस कह रहा है। ठीक है ना।
तो एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इंटू बैलेंस इज इक्वल्स टू व्हाट यू गेट। सही है। सो फाइनली इंडिविजुअल्स आर आल्सो कंसर्न अबाउट द वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड अवेटिंग। अब जाहिर सी बात है वो सब सब कर रहा है तो वही वाली बात कि 2 रुपए का राजिंग का टिकट अगर उसको लग रहा है मिलेगा तो वो कभी भी एफर्ट नहीं लगाएगा। बस यही इन 3 चीज़ों पे ये घूम रही है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस। ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही चीजें। सर अब हम आ गए रीइंफोर्समेंट थ्योरी पे जो हमारे इवान भाई ने दिया। रीइंफोर्समेंट थ्योरी एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है और बहुत मजे की थ्योरी है जिसमें पता चलता है कि इंसान सिर्फ वही सुनना चाहता है या वही करता है जो उसको पसंद होता है। सही, वो वाला एलिमेंट नहीं डाला इन्होंने आपके कोर्स में। इन्होंने सिर्फ 2 किस्म के इंटरवेंशन डाली है रीइंफोर्समेंट की, जिसका नाम है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसके अलावा इन्होंने और कोई चीज नहीं डाली। सही है। सो सर रीइंफोर्समेंट क्या है? रीइंफोर्समेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द वर्क in behavioral condition and the later work did not sorry, according to this theory behavior is a function of its consequences। भाई अगर आपको लगता है कि इस काम के consequences होंगे, आप जब भी बिहेव करते हो और वैसा ही बिहेव करते हो। अगर आपको लगता है कि आप 4 दिन लेट आए हो, 5वें दिन लेट आने पर आपको पनिशमेंट दी जाएगी या आपकी सैलरी काट दी जाएगी, तो आप क्या करोगे? आप बिहेव करोगे। कैसा बिहेव करोगे? डिजायर बिहेव करोगे। डिजायर किसकी? डिजायर एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर तो ये चाहता है ना जल्दी आओ। तो ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव चलो आगे बाद में बताऊंगा, फिलहाल एग्जांपल समझो कि आपको जब कॉन्सिक्वेंसेस पता चल के बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस की डेफिनेशन। अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता है किसी चीज के तो आप क्या करोगे? आप उस काम को उसी तरीके से अंजाम दोगे। इमेजिन दैट इवन दो नो वन आस्क्ड यू टू डू, स्टेड लेट एंड ड्राफ्टेड अ रिपोर्ट, व्हेन द मैनेजर फाउंड आउट शी वाज ecstatic and took you out to lunch and thanked you genuinely. The consequences following your good deed were favorable and therefore you are more likely to do similar good deeds in the future। अच्छा जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी नेगेटिव चीज है कि अच्छा जी आप आए, आप लेट आए और आपने फौरन से रिपोर्ट तैयार की जो आपने कल करनी थी, लेकिन आप करे आपने करी आज। आप आज आए भी लेट और आपने रिपोर्ट भी लेट आपने तैयार करी। फिर आपका मैनेजर सर पे खड़ा हुआ है, आपने बोला कि मैनेजर तो भाई सुना देगा, आप एक काम करें, आप उसको लंच पे ले जाओ भैया दोपहर में। दोपहर हुआ, दोपहर हुई, लंच का टाइम हुआ, आप उसको लंच पे ले गए। अच्छा जी, अब लंच पे लेकर गए तो मैनेजर खुश हुआ, उसने रिपोर्ट भी दे दी हाथ क्या, तो मैनेजर और खुश हुआ, चलो यार इसने काम भी किया है, उसने लंच भी खिला दिया। अब क्या हुआ? अब मैनेजर ने उसको जेन्युइनली थैंक किया, हालांकि वो क्या, वो इस थैंक को डिजर्व करता था नहीं। एक तो आज लेट आया, ऊपर से उसने ड्राफ्ट रिपोर्ट देर से दी, वो इस चीज को डिजर्व ही नहीं करता। बट क्या हुआ? एक लंच की वजह से वो उसको जेन्युइनली थैंक कर रहा है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि आपकी ये गुड डीड जो है अब आपसे आगे भी एक्सपेक्ट की जाएगी। अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अब आप आगे फ्यूचर में लेट हुए तो भैया तैयार रहना जरा अच्छे से लंच के लिए। ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। नेगेटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। सही है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की सर एग्जांपल क्या है? भाई मैनेजर ने एम्प्लॉय की तारीफ की, यार ये तो बहुत जबरदस्त है, देखना यार 3 दिन से लेट आ रहा है ना, कल मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अच्छा बहुत अच्छा लड़का है, ये कल से जल्दी आएगा। अब आपने बोला, आपने तारीफ सुनी, आपने बोला ओए आप तो फुल चौड़ हो गए, आपने बोला कल तो भाई आपका भाई सबसे पहले फजर का टाइम आ जाएगा। फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि एक बंदा ढीठ है, वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट से भी रिएक्ट नहीं कर रहा, उससे भी बिहेव नहीं कर रहा। तो क्या हुआ? अब उसने बोला कि भाई मैं नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का तरीका इख्तियार करता हूँ। तो क्या बोलेगा? मैनेजर स्टॉप्स नेगिंग द एम्प्लॉय। ठीक है, उसने उसकी तारीफ रोक दिया। उसने बोला कि बेटा अगर कल तुम नहीं है ना तो तुम देखना क्या होगा तुम्हारे से। तो उसने बोला कि यार अगर कल नहीं गया तो फिर तो ऑफिस से बाहर हूँ, चलो यार एक काम करता हूँ, मैं कर ही लेता हूँ। सही है। उसके बाद गोल सेटिंग थ्योरीज है। गोल सेटिंग थ्योरीज हम लीडरशिप में भी पढ़ेंगे आगे, बेसिकली आगे ही पढ़ने वाली हैं, और जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल, ये दोनों आगे पढ़ेंगे और ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते। सही है, ऑल्दो लेकिन पढ़ाऊंगा आगे इसको। सर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई और मायो, एल्टन मायो हॉजन इफेक्ट, यहाँ तक हम करते हैं पार्ट 1 का लेक्चर बना लेते हैं। उसके बाद चैप्टर 7 का पार्ट 2 बनाऊंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन से हम स्टार्ट करेंगे। सही, थ्योरी एक्स वाई और एल्टन मायो की ये थ्योरी आओ देख लेते हैं।
ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बेस्ड। अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, अब आपने देखा कि नीड बेस्ड और थ्योरी बेस्ड में क्या फर्क है। देखो नीड बेस्ड के अंदर आपकी मोटिवेशन नीड्स पे बेस कर रही थी कि मेरी अगर ये नीड पूरी होगी तो ही मैं मोटिवेट होऊंगा, फिर यहाँ पर आया कि ये वाली नीड बेस्ड की बात होगी। प्रोसेस थ्योरी में क्या है कि प्रोसेस थ्योरी में आपका एक प्रोसेस है मोटिवेट होने का, कोई एक फॉर्मूला नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है आपके मोटिवेट होने का, एक पूरा प्रोसेस है कि भाई आपने पहले ये एज्यूम किया कि मैं अगर एफर्ट लगाऊंगा तो फिर मेरी परफॉर्मेंस होगी, तो फिर मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, वो भी डिजायरेबल रिवॉर्ड मिलेगा जो मेरे काम आएगा, पूरा पूरा प्रोसेस है। ठीक है, इसमें नीड कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं भी है। मिक्स थ्योरी है, प्रोसेस थ्योरी है, इसमें पूरा एक प्रोसेस है। इक्विटी के अंदर क्या है कि आप पूरा कैलकुलेट कर रहे हो कि भाई मेरा और रेफरेंट का जो रेशियो इनपुट आउटपुट का वो कितना डिफर कर रहा है, कितनी इनइक्विटी जनरेट होगी, ये सारी पूरा एक प्रोसेस। तो ये फर्क है प्रोसेस बेस्ड और नीड बेस्ड में। सर इसके अंदर क्या फर्क है जो मुझे बिल्कुल बता दे कि यार ये भाई कंफर्म ये नीड बेस्ड थ्योरी है। देखो बेटा, जहां पर बात हो रही हो जरूरत की, ठीक है, जहां पर भी जरूरत की बात हो रही हो, सिर्फ जरूरत की, तो वहां पर आपकी नीड बेस्ड थ्योरी काम आएगी। ठीक है, अच्छा जी। सर थ्योरी बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि हमने जो नीड फॉर एफिलिएशन पढ़ा था ना, बेसिकली वो मोर और लेस इससे थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है कि एक जो मैनेजर है वो अपने स्टाफ से किस तरीके से काम ले या किस तरीके से उनसे इंटरेक्शन करे, सही है ना, ह्यूमन रिलेशन। थ्योरी इस बताता है कि मैनेजमेंट एज्यूम्स एम्प्लॉइज आर इनहेरेंटली लेजी एंड विल अवॉइड वर्क इफ दे कैन। सही, एक ऐसी जगह काम आती है थ्योरी एक्स जहां पर मैनेजर ये अज्यूम कर चुका हो कि भैया अपने एम्प्लॉइज को, अच्छा और ऐसे अज्यूम ना करे, वो एम्प्लॉइज को पहले देखे, पहले एम्प्लॉइज को समझे क्या यार, उसके बाद फिर ये कंक्लूड करेगा भैया ये तो एक इंतहाई सुस्त नस्ल की कौम है, उसको कुछ भी करो ना नहीं होने वाला, फर्क नहीं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जो है जी बस जो है ना आप इसका काम तमाम कर दो। अब आपने क्योंकि ये एज्यूम कर लिया कि आपकी लेबर, आपका जो वर्कफोर्स, आपके एम्प्लॉइज है वो लेजी है और विल अवॉइड वर्क, वो वही वाला काम है इनके साथ कि टोपी सर पे नहीं आने देंगे, अपना काम, किसी का भी काम अपने सर पे नहीं आने देंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि मेरा काम भी कोई और ले लो। Say no, because of this, workers need to be closely supervised. Comprehensive systems of control develop. Theory X क्या करती है? A Theory X manager believes that his or her employees do not really want to work, that they would rather avoid responsibility, and that it is the manager's job to structure the work and energize the employee. तो कह रहा है कि भाई मैनेजर बिलीव कि मैं एक ऐसे एम्प्लॉइज के सर पे खड़ा हूँ जो कि ना काम करना चाहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, और ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई तो मैनेजर का काम है कि काम को स्ट्रक्चर करे और एम्प्लॉइज को एनर्जाइज करे। ठीक है ना, सारी उम्मीदें मैनेजर से लगाए बैठते हैं। थ्योरी एक्स की बात करें तो द रिजल्ट ऑफ दिस लाइन of thought is that theory X managers naturally adopt a more authoritarian style based on the threat of punishment. सर authoritarian style क्या है? authoritarian style बेटा लीडरशिप का एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर एक लीडर, एक मैनेजर कभी भी अपने एम्प्लॉय से कुछ पूछना पसंद नहीं करता, वो सिर्फ हुक्म देता है। वो कहता है कि मैंने ये बोल दिया, अब ये करो, छोड़ दो, जो जो मैं कह रहा हूँ वो करते रहो, छोड़ दो, तुम अपना दिमाग मत लगाओ जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम इंतहाई सुस्त नस्ल की कौम हो, तुम छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। तो वो ऑथोरिटेरियन, आगे हम लीडरशिप में पढ़ेंगे ऑथोरिटेरियन स्टाइल का क्या मतलब है। फिल वक्त सिर्फ ये समझ लो कि थ्योरी एक्स में मैनेजमेंट मैनेजर ये समझ चुका है कि उसकी कॉम लेजी है और उसको ऑथोरिटेरियन स्टाइल अपनाना पड़ेगा, यानी कि पनिशमेंट की थ्रेट देनी पड़ेगी और इस तरीके से चलना, ऑथोरिटेटिवली चलना पड़ेगा। सही है। थ्योरी वाई में क्या है? थ्योरी वाई उसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें यह है कि मैनेजर ये ज्यूम करता है कि उसकी एम्प्लॉइज सेल्फ मोटिवेटेड है और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं और सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डायरेक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए भी तैयार है और बहुत एम्बिशियस है। ठीक है ना, ऐसे में क्या करेगा, ऐसे में ऑब्वियसली वो उसको काम को डिवाइड करेगा, काम को डिसीजन मेकिंग उनके ऊपर छोड़ेगा, उन कुछ कुछ डिसीजन पे छोड़ेगा, कुछ थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी देगा, उनको इन्वॉल्व करेगा डिसीजन मेकिंग में। सही है। और he will try to remove the barriers that prevent workers from fully actualizing their potential। वो जितने भी बैरियर्स हैं जो उनको अपनी एक्चुअल पोटेंशियल पे जाते हुए रोक रही है, उन तमाम बैरियर्स को हटा देगा। वो ये बिलीव कर रहा है कि the satisfaction of doing a good job is a strong motivation in itself, और वो बिलीव कर रहा है कि उसका वर्कर काम करना चाहता है, क्रिएटिव है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। सर मायो भाई ने, एल्टन मायो ने वो सो रहा था रात में, उसको नींद नहीं आ रही थी, उसने बोला चलो यार जरा उठ के एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया। Elton Mayo believed that workers are not just concerned with money but could be better motivated by having their social needs। वो कह रहा है कि भाई सिर्फ ऊपर जो बातें हो रही है ना पैसों वैसों की, ये जरूरी नहीं होती, उसको उसको रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, उसको सोशल नीड्स पूरी करनी है अपनी भैया।
तब पे जाके वो मोटिवेट होगा। मायो कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट एट द हॉथॉर्न फैक्ट्री ऑफ द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इन शिकागो। उसने क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रिक कंपनी में दो ग्रुप्स बना दिए वुमेन वर्कर्स के, और उसने देखा कि दो ग्रुप्स के बाद उनकी वर्किंग कंडीशंस को चेंज कर दिया ताकि वो उनके प्रोडक्टिविटी लेवल्स को जान सके। ठीक है, क्या किया, what he actually discovered surprised him. Whatever the change in lighting or work conditions, the productivity level of workers improved or remained the same. From this, Mayo concluded that workers are best motivated by better communication between managers and workers. उसने बोला कि उसने एक्सपेरिमेंट किया कि बेसिकली पहले ये समझ लो कि उसने एक्सपेरिमेंट किया कि दो ग्रुप्स बना दिए, एक ग्रुप में लाइटिंग इफेक्ट और बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह बना दी, ठीक है, बहुत वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा कर दिया, और दूसरी जगह वर्किंग कंडीशन है सा रख दिया नॉर्मल सा। लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भैया वर्किंग कंडीशंस क्योंकि इम्पैक्ट कर रही है, अब देखना कैसा कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। लेकिन उसका जो रिजल्ट आया उसने मायो भैया को सरप्राइज कर दिया। उसने बोला कि भैया बहुत कोई बड़ा फर्क नहीं आया, या तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई या सेम रहा। इंप्रूवमेंट भी वर्किंग कंडीशन की वजह से ज्यादा नहीं आई, बल्कि किसकी वजह से आई, उसने बोला बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। सबसे सरप्राइज करने वाली बात कि वहां पे जहाँ पे एनवायरनमेंट सही था वहां पर भी, और जहाँ पर एनवायरनमेंट सही नहीं था, यानी जहाँ पे लाइटें वगैरह कम थी, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, वहाँ दोनों जगह पे जहाँ मैनेजर्स और वर्कर की कम्युनिकेशन बेटर थी वहां पर ज्यादा प्रोडक्टिवली काम हुआ। सर जहाँ पे ग्रेटर मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट थी एम्प्लॉइज के साथ, वहां पर भी ज्यादा प्रोडक्टिवली काम हुआ। और वर्किंग इन ग्रुप्स और टीम्स, जहाँ पर लोगों ने टीम और ग्रुप्स के साथ मिलकर काम किया, वहां पर भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, इंप्रूवमेंट आई थी। Therefore, in practice, businesses should reorganize production to encourage greater use of team working and introduce personal departments to encourage greater manager involvement। वो कहता है कि भैया लाइट और विंडो से कुछ नहीं होता, इन तमाम चीजों से कुछ नहीं होता। वो कहता है कि यार आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट को बेटर करने की कोशिश करो, मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट को एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट में इनकरेज करो, ताकि वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो और एम्प्लॉइज ज़्यादा इनकरेज हो, ज़्यादा मोटिवेट हो। एंड दिस इज व्हाट मोटिवेट्स एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू मायो भाई, एल्टन मायो। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन है मैनेजर्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसके बाद फिर मनी एज अ मोटिवेटर, और फिर मोटिवेशन स्ट्रेटेजी। ये तीन चीज़ें रह गई, ये हम पार्ट 2 की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। सही है, पार्ट 1 में यहाँ तक इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। चैप्टर 9 भी हमारा आधा हो चुका है। उसके बाद हमारे पास ये 6 चैप्टर्स रह जाएंगे, बेसिकली 5 है, 6 तो पास्ट पेपर्स वगैरह का मिसलेनियस। ठीक है दोस्तों, प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये तमाम चीज़ें साथ साथ पढ़ रहे हो और साथ साथ कर रहे हो। बेटा मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत से मैंने बुक भी बनाई है, जो समरी नोट्स बनाए हैं, अगर वो तुम पढ़ लो तुम्हारी ज़िंदगी आसान है, तुम पास हो जाओगे, यकीनी तौर पे हो जाओगे, इसमें कोई दूसरी तीसरी या चौथी राय नहीं है। टेक केयर बच्चों, ख्याल रखो प्यारे बच्चों, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, रमज़ान के रोज़े रखते रहो। ठीक है, और क्या क्या होता है वो यार, औरतों का एहतराम करो, नकद बड़े शौक से, उधार अगली शौक से। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।